विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर भारतीय समाज से जाति की अवधारणा लेकर आया हूं। भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं में से मानी जाती है जाति, तो आज हम जाति पर चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक संगठनों संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित हुआ है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण से अपूर्ण ही रहता है। श्रीमती कार्वे का मत है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को बताते हुए मजूमदार कहते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। भारत में जातियों की अधिकता एवं व्यापकता को देखकर हट्टन लिखते हैं कि जाति व्यवस्था के सम्यक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। जाति का अर्थ तथा परिभाषा। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाल भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1965 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। अब हम यहाँ पर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। मजूमदार एवं मदान, इनके अनुसार जाति एक बंध वर्ग है। बंध वर्ग से आशय होता है कि जिसकी सदस्यता व्यक्ति बदल नहीं सकता। ये उसके जन्म से प्राप्त होती है और एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह मृत्यु पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है, वह उसे बदल नहीं सकता। कूले के शब्दों में, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो कूले की परिभाषाओं से स्पष्ट है, आनुवंशिकता से तात्पर्य कि जन्म के आधार पर उसको जो वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसकी सदस्यता वह आजीवन रहता है, उसे हम जाति कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जे.एच. हटन, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। केतकर भी कहते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषता होती हैं। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया हो और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो ये दोनों विशेषताएं जाति में पाई जाती हैं। परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करता है। अब हम जाति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जाति की विशेषता, एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। प्रत्येक जाति में दूसरी जाति के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का सम्मिश्रण होता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पर है। व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित होती है और संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। जे.एच. घुरिये ने भी 6 सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति, पद और कार्य निश्चित हैं।
घोरे कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदाय भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाया जाता है और कभी कभी तो उसे जाति से वर्गीकृत भी कर दिया जाता है। सम्मिश्रण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें ऊंच नीच का एक सम्मिश्रण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का सबसे नीचा है। क्षत्रिय एवं वैश्य उनके मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस सम्मिश्रण में स्थिरता और दृढ़ता पाई जाती है। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किसी जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का बना भोजन कर सकते हैं एवं किनके यहाँ पानी पी सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी जा सकती है, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है आदि। सामान्यतः ऊंची जाति के द्वारा बनाए गए भोजन निम्न जाति स्वीकार कर लेती हैं, किंतु निम्न जाति द्वारा बनाया गया कच्चा या कभी कभी पक्का भोजन भी उच्च जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खासतौर से दक्षिणी भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। मालाबार में इजावाह लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिर, तालाब, कुओं एवं सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मनाही थी। अछूतों की बस्ती गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और अछूतों को उनसे निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। पेशे के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्राय जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जाति के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कि कृषि, व्यापार, सेना में नौकरी आदि, जिनमें सभी जातियों में के व्यक्ति काम करते हैं। विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने में जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। जाति का राजनीतिक रूप। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियमों प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू भी करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायिक, न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायत का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायत का क्षेत्र सीमित हो गया है, किंतु जाति की इन विशेषताओं में वर्तमान समय में कुछ बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जाति तथा वर्ण में अंतर जानेंगे।
प्राय जाति एवं वर्ण को एक ही समझ लिया जाता है। कारण यह है कि प्राचीन समय में जाति नहीं वर्ण वर्ण प्रचलित थे और बाद में चलकर वर्णों से जातियों की उत्पत्ति हुई। फिर भी इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। चलिए चर्चा करते हैं। वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित है, जबकि जाति जन्म पर। जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जबकि वर्ण की सदस्यता गुण एवं कर्म के आधार पर एक व्यक्ति को मिलती है। वर्ण की संख्या जाति से कम है। शास्त्रों में केवल 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है, जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। जाति की उत्पत्ति जैन एवं बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद मानी जाती है, जबकि वर्ण व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल से ही प्रचलित रही है। वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होने के कारण कठोर है, उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि वर्ण का आधार कर्म एवं गुण होने के कारण उसे बदलना संभव है। परशुराम ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए। वर्ण में खानपान, विवाह एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, जबकि जाति में पाए जाते हैं। क्षत्रिय राजा शांतनु ने शूद्र कन्या सत्यवती से तथा दुष्यंत ने कर्ण ऋषि द्वारा पालित शकुंतला से विवाह किया था। वर्ण समानता पर आधारित है, जाति पर नहीं। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का समस्थन नहीं पाया जाता, सभी वर्णों का समान महत्व बताया गया है। दूसरी ओर जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। वर्ण व्यवस्था कर्तव्य की व्याख्या करती है, जबकि जाति खानपान, विवाह, सामाजिक सहवास एवं पेशे संबंधी निषेधों की व्याख्या करती है। तो बच्चों, आज हमने जाति का अर्थ एवं उसकी परिभाषा तथा जाति की विशेषता और जाति तथा वर्ण में अंतर को जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।